आज के लेसन में हम लोग जानेंगे हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है। लेसन नंबर 1 जो एसएससी क्लास 10th का है, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। ये फर्स्ट लेसन है और इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हिस्टोरियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है, तो सिंपल मीनिंग इसका है द स्टडी ऑफ द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री एंड ऑफ रिटन हिस्ट्री। मतलब कि स्टडी को हमें पढ़ना है, पूरी अच्छे तरीके से इसकी स्टडी करनी है और साथ ही में लिखना भी है हिस्ट्री। इसी को हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। डेवलपमेंट इन द वेस्ट, कि वेस्ट कंट्री की अगर हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम यूरोप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूरोप की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से यूरोप में विकास हुआ तो वो भी जानेंगे कि हिस्टोरियोग्राफी और फिर यूरोप में किस तरीके से विकास हुआ, ये चीज़ें जानेंगे। साथ ही में हम जानेंगे कि ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है कि स्टडी करना और फिर उसके बारे में हिस्ट्री में लिखना। अब हिस्ट्री में लिखना, स्टडी करना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई इमेजिनेशंस थिंक करो और फिर उसे हिस्ट्री की बुक में लिख दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री की बुक में जब हम लिखते हैं तो हम अपनी इमेजिनेशंस कोई चीज़ लिख नहीं सकते हैं, ना ही इसमें कोई लॉ वगैरह होता है कि आप डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, इसमें हम ये चीज़ जानेंगे कि किस तरीके से जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो जिनको नॉलेज होता है स्क्रिप्ट का या फिर कोई चीज़ का, तो किस तरीके से वो क्रिटिकली अच्छे से एनालिसिस करते हैं और फिर वो लिखते हैं। और बाद में जब अच्छे से पूरे एविडेंस के साथ वो चीज़ जब उनको मिल जाती है, उसके बाद ही वो लिखते हैं और फिर हिस्ट्री बनाते हैं। ठीक है, लेकिन एविडेंस के साथ ही आप ऐसे ही कोई एवे नहीं उठा देते। ठीक है, कि इमेजिनेशंस किया और लिख दिया हिस्ट्री में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राफी का मीनिंग क्या है कि द स्टडी ऑफ द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री एंड ऑफ रिटेन हिस्ट्रीज। जो भी हमें स्टडी करनी होती है, समझना होता है और फिर उसको लिखना होता है हिस्ट्री में। जो आप पढ़ रहे हो ना हिस्ट्री किताबें में, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि राजा महाराजा थे, फिर इमेजिनेशंस, यहाँ पे कोई भी स्टोरी नहीं आती है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो वो एविडेंस के साथ वो चीज़ें होती हैं, प्रूफ रहता है, तब जाके वो चीज़ों को हिस्ट्री की किताब में डाला जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इमेजिनेशन का मीनिंग यहाँ पे मैं जैसे बता रही हूँ, देखो बचपन में कौवा और हाथी की कहानी हो गई, चूहा और खरगोश की कहानी हो गई, तो ये इमेजिनेशन स्टोरी है। क्योंकि हमें भी पता है कि ये जानवर बोलते हैं क्या, नहीं, ये नहीं बोलते, ये उनकी खुद की भाषा होगी, लेकिन हमसे कहाँ बोलते हैं और हम कहाँ सुन पाते। ठीक है, तो इमेजिनेशन स्टोरी इसमें नहीं रहती है। और साथ ही में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे क्रोनोलॉजी वगैरह का यूज़ किया जाता है। पास्ट में जो इवेंट हुए उनको इंटरकनेक्ट करके और फिर हिस्ट्री लिखी जाती है। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि कंटिन्यूअस प्रोसेस में, जैसे कि अभी हम प्रेजेंट में, राइट, अभी करंट सिचुएशंस क्या चल रहा है, कोरोना। ठीक है, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में भी ये एक हिस्ट्री हमारी क्रिएट हो रही है। अभी कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए ही मैंने बोला बिकॉज कि अभी जो हमारा जो प्रेजेंट है ये भी एक आगे वाले टाइम में ये पास्ट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ के फिर कुछ एविडेंस लोग जमा करेंगे और फिर बोलेंगे भाई सच में पास्ट में था कि नहीं था। फिर अगर एविडेंस देखेंगे, मास्क देखेंगे पड़े हुए, फिर बोलेंगे हाँ ऐसे मतलब 2019-20 में कोरोना का नाम था, फिर लोग घर पे रहते थे, लॉकडाउन पड़ा था, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ था, ऐसे सिचुएशंस आए, फिर लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आए। अब ये हम जो आने वाले लोग हैं, जैसे कि हम अभी 2020 में हैं, 21 और 20 में है। ठीक है, लेकिन आने वाले जैसे कि 3090, तो वो लोग हमारी स्टडी करेंगे और फिर वो अपनी किताबों में लिखेंगे। कौन सी किताब में लिखेंगे, हिस्ट्री। लेकिन जब वो हम पे स्टडी करेंगे तो एविडेंस के साथ स्टडी करेंगे। हो सकता है कि अभी भी कई लोग हों जो आर्टिकल लिख रहे हों, कई लोग हों जो बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिख रहे हों ताकि आने वाले लोगों को पता चले। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अब जैसे कि कौन से पेज में लिखा है,
क्या क्या स्क्रिप्ट था, मतलब पेज कौन सा था, कौन सा पेज का यूज किया है। और हिस्ट्री में ये भी पता करना होता है कि भाई कौन सी लैंग्वेज का यूज किया है, कौन से पेज का यूज किया है, कौन सी राइटिंग में लिखा है, अल्फ़ाबेट कौन सा यूज किया है। ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में दिया जाता है। तो जो एक्सपर्ट होते हैं, जो हिस्टोरियन होते हैं, वो इसके बारे में स्टडी करते हैं, एविडेंस के साथ लाते हैं, एंड देन जब वो कंफर्म हो जाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर राइटिंग स्टाइल हो गया, लेटरिंग स्टाइल, फिर ऑथर स्टाइल राइटिंग के कौन सा ऑथर लिखा होगा, देन मैन्युफैक्चरिंग डेट की क्या डेट थी कि उस किस वक्त लिखा होगा, या फिर कौन से टाइप का पेपर था, अगर उस टाइम में क्या अगर कोई राजा महाराजा या फिर कोई गवर्नमेंट था तो उसका स्टैम्प ड्यूटी, कॉइन्स क्या थे, ये सारी चीज़ें ये हिस्टोरिकल में आते हैं। जो पूरा ऑथेंटिसी के साथ में इसका अच्छे से क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद ही जो भी हिस्टोरिकल रेफरेंस रिलेवेंट जो भी हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलते हैं उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही फिर हिस्ट्री की किताबों में डाला जाता है। ठीक है। और एक और चीज़ की जैसे साइंस, जैसे लैब में जाओ और एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्व करो और समझो कि हाँ भाई ये लॉ यही कहता है, ऐसा यहाँ हिस्ट्री में नहीं होता। हिस्ट्री का ऐसा कोई लॉ वगैरह नहीं होता है। ठीक है, कोई लॉ वगैरह ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप पाइथागोरस का देखो तो a² b² cs, ऐसा पाइथागोरस जैसा इसमें नहीं है, इसमें लॉ नहीं होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च में हम मेथड में जो कोई भी मेथड का यूज़ हम यहाँ नहीं करते, जैसे लेबोरेटरी और ऑब्जर्वेशन, ऐसा कोई मेथड का यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। और प्रेजेंट में हिस्टोरिकल टाइम में उस टाइम पे हाँ क्या हुआ था ये हम नहीं जानते ना, इसीलिए, और हम उस टाइम पे थे नहीं, इसलिए हम ये यूज़ नहीं करते हैं। तो हिस्ट्री जब लिखता है कोई, जैसे कि हिस्ट्री की किताब में अगर कोई हिस्ट्री लिख रहा है तो वो जो भी चीज़ लिखता है उसके पास एविडेंस होते हैं, वो पूरे अच्छे से एनालिसिस कर लिया होता है कि हाँ पास्ट में ये चीज़ हुई है, और उसके बाद वो कंसेप्चुअल पूरा अच्छे से स्टडी करने के बाद ही वो डिसाइड करता है। कंसेप्चुअल मतलब कि पूरा एनालिसिस करता है, हाइपोथेसिस का यूज़ करता है, एंड देन उसके बाद ही वो ये हिस्ट्री को लिखता है। तो हमने जाना कि भाई कोई इतिहास कैसे लिखता है, ये हमने जाना कि क्या क्या मेथड का यूज करता है। आखिर लिखता है कि मनगढ़ंत कहानी ही बना के लिख देता है, तो नहीं, इमेजिनेशन कुछ यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो अब जो लिखता है, स्टडी करता है, लिखता है, उसी को हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हिस्टोरियंस होते हैं वो ये एक्सपेरिमेंट और जो ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल एनालिसिस का काम फिर वो लोग करते हैं। अब डेवलपमेंट इन द वेस्ट इसलिए बोला गया कि वेस्ट साइड में किस तरीके से डेवलप, जब हमारे इधर कंट्री में प्रॉब्लम्स थी, जब कंट्री में ब्रिटिश छोड़ के गए तब वहाँ पे किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था, तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जो कि है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी, की किस तरीके से उस टाइम पे वो लोग का डेवलपमेंट हो रहा था और किस तरीके से अलग अलग साइंटिफिक, वो लोग साइंटिफिकली क्यों बोले, है ना, क्योंकि साइंटिफिकली बोलने का ये रीज़न था बिकॉज कि देखिए हमारे जो कंट्री में क्या होता था, माइथोलॉजी का बहुत यूज़ होता था, भगवान से रिलेटेड कथा, जैसे कि रामायण हो गई, गीता हो गई, तो ये माइथोलॉजी में आते हैं। बिकॉज कि क्या आपके पास कोई एविडेंस है, फिर आपके पास मतलब पूरी तरीके से हम यहाँ पे हमें हिस्ट्री में पूरी तरीके से साइंटिफिक, है ना, साइंटिफिकली पूरी तरीके से लाना होता है। तो माइथोलॉजिकली या फिर कोई इमेजिनेटरी ऐसा कुछ हिस्ट्री में लिखना नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप, कि उस टाइम पे यूरोप में किस तरीके से हो रहा था, और हिस्टोरियोग्राफी के बारे में कि किस तरीके से वो लोग स्टडी करके और करते थे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। और साथ ही में मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के कि अभी हम मॉडर्न में किस तरीके से हिस्टोरियोग्राफी करते हैं। हिस्टोरियोग्राफी मतलब कि हिस्ट्री को लिखना, तो कैसे लिखते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, ये भी जानेंगे। और ट्रेडिशन में कैसे था, ट्रेडिशन में सिंपल है, जैसे कि देखो आपकी माँ और दादी परदादी, देखो नानी वगैरह गाना गाती हैं, कहीं पे क्या वो गाना लिखा हुआ है, लिखा नहीं है, लेकिन देन ऑल्सो वो लोग गाते हैं। तो वो गाना कैसे धीरे धीरे माउथ वे में कैसे आया,
ऐसे ही ट्रेडिशन वेस में बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं। मॉडर्न में हमें साइंटिफिकली एनालिसिस करते हैं हम, पूरा एक्चुअल में बाद में हम बोलते हैं। और नोटेबल स्कॉलर्स की कुछ स्कॉलर्स है जो अपने व्यू पॉइंट देते हैं यहाँ पे कि भाई आप अगर हिस्ट्री लिख रहे हो या फिर हिस्ट्री में आपको क्या क्या करना चाहिए। वो बोलते हैं कि आर्को, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, अभी थोड़ा शॉर्ट में ही बता रही हूँ। जैसे कि ये जो हैं माइकल फौकल्ट क्या बोलते हैं कि जो आर्कोलॉजिस्ट है, आर्कोलॉजिस्ट मतलब कि पुराने जैसे कि किले हो गए, मंदिर हो गए, खंडहर हो गए, हड़प्पन संस्कृति का टाइम का हो गया, तो भाई आप उसे ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप लाते हो ना, वो सही नहीं कर रहे हो। बिकॉज कि जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेकर आते हो तो कभी अगर हमें कोई चीज़ मिलती है, जैसे कि अब ताजमहल है, ये भी आर्कोलॉजिस्ट में ही है, तो क्रोनोलॉजिकल में ये सेंचुरी में हुआ था, 1940 की बात है, 1930 की, 1980 की, अब 1894 की बात है। अब जब ऐसे आप लाइन से अगर पूरा लाइन से लेकर आते हो तो उसमें क्या होती है कि हिस्ट्री में ना, जब हम हिस्ट्री का इवेंट देखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। और इस कैसे आती है प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें ना इन्होंने अपनी बुक में लिखी है, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, इसमें उन्होंने बताई है। और इसलिए उन्होंने कहा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना ये सही नहीं है इनके हिसाब से, इसलिए इन्होंने अटेंशन सबका इसमें डाला। ठीक है, फिर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यू दिए। तो ये कौन है, तो ये एक नोटेबल स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने अपने, ये फ्रेंच के हैं सब, और इन्होंने अपने अपने व्यू दिए। तो आइए, ये था मैंने शॉर्ट में बताया कि लेसन में एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें हैं। अब थोड़ा और अंदर से गहराई से जानते हैं। तो जैसे कि लैंग्वेज की बात किया जाए तो जो हिस्टोरियन होता है वो अच्छी उसको नॉलेज होना चाहिए, वो जब कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है ना, सारी चीज़ों को वो पहले अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करता है। फिर वो एक्सपर्ट क्या करता है, एग्जामिन करता है पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट जो होते हैं, उस डॉक्यूमेंट का एग्जामिन कैसे करेगा वो, तो फिर उस जो लिखावट है वो कौन सी स्टाइल में लिखा है, कौन से अल्फ़ाबेट में यूज़ किया गया है, फिर ऑथर के लिखने की राइटिंग की स्टाइल कैसी है, फिर उस टाइम पे अगर उसने डेट लिखा है या फिर कोई कुछ लिखा है वो देखेगा। फिर ये जो पेपर है, ये पेपर का टाइप क्या है ना, कौन से टाइप का है, क्या ये भोजपत्र का पेपर है, क्या ये पत्तों का पेपर है, कौन सा पेपर है। फिर ये डॉक्यूमेंट का और अच्छे तरीके से जब जो भी हिस्टोरिकल रेफरेंस उसके पास जो भी कुछ पढ़ा होगा उससे मैच करेगा, देखेगा, एंड देन उसके बाद फिर वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के फिर वो हिस्ट्री में डालता है। कि क्योंकि उसके पास अगर हिस्टोरिकल का टाइम जैसे हड़प्पन टाइम का कुछ पढ़ा होगा तो फिर वो बोलेगा कि ये बीसी का टाइम का है ना, ऐसे। अब यहाँ पे आपको देख रहे होंगे रिसर्च मेथड में, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में यहाँ पे डायग्राम में आपको कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव, मतलब कि जब हिस्ट्री लिखते हैं तो उस किस तरीके से उसका वर्णन होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड रहनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि कैसा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहला लिखा है कि एग्जामिनिंग रेलेवेंट रेफरेंस ऑफ अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, तो उनको आप पहले एग्जामिन करो मतलब पूरी तरीके से आपको देखना है। जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया था, अगर आपको कोई लेटर मिला है स्क्रिप्ट, तो वो कौन से भाषा की स्क्रिप्ट है, फिर अल्फ़ाबेट में है कि किस में है, ऑथर की राइटिंग की स्टाइल क्या थी, कौन सी भाषा में है, ऐसी बहुत सारे। पेपर का कौन सा पेपर है, ये कौन से का किस टाइप का पेपर है, वैरायटी क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो एग्जामिन करना। फिर उसके बाद है कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, highlighting the process that lead to historical transitions, carrying out a comparative analysis। फिर comparative analysis भी हमें करना है, कलेक्ट करना है, वो इंफॉर्मेशन को लेना है एंड अलग अलग चीज़ों में कंपेयर करना है। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस रिगार्डिंग टाइम स्पेस ऑफ गिवन हिस्टोरिकल इवेंट एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज इन हिस्टोरिकल रिसर्च। अब हिस्टोरिकल रिसर्च में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का यूज़ करना है, मतलब कि जो भी ये लिखता है, जैसे कि अगर कोई लिख रहा है हिस्ट्री,
जो एक्सपर्ट है वो क्या करेगा, वो हिस्टोरियन पहले अपने कॉन्सेप्चुअल का यूज करेगा, अपने माइंड का यूज करेगा कि ये अगर हड़प्पन संस्कृति से मैच करता है तो क्या ये मोहनजोदारो से भी मैच कर रहा है, क्या ये जो एविडेंस मिला है क्या उस टाइम का है। अगर उस टाइम का होगा तो फिर उस इवेंट से रिलेटेड ही वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाएगा। फॉर्मुलेटिंग रिलेटेड क्वेश्चन इन व्यू ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंस, और फिर वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनाता है और उन जो क्वेश्चंस बनाया है, जो भी व्यू पॉइंट उसने निकाले हैं, जो भी आंसर उसने खुद से निकाले हैं, उसको पूरा फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब खुद के समझने के, अच्छे से समझ के, देन हाइपोथेसिस अंदाज थोड़ा लगा के इसमें, और फिर वो लोग क्या करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री, अलग अलग सोर्स ऑफ हिस्ट्री में भी देखते हैं, एंड देन इस तरीके से क्या होता है, हिस्टोरिकल नरेटिव, मतलब कि पूरा वर्णन किया जाता है, पूरा लिखा जाता है। ठीक है, अब हमने ये सारी चीज़ें जान ली हैं, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो अब इसमें बताया गया है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी क्या चीज़ होती है, तो देखिए जो स्कॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिखते हैं नरेटिव, इज़ अ हिस्टोरियन। जो हिस्टोरियन क्या करते हैं, नरेटिव लिखते हैं। नरेटिव मतलब कि वर्णन लिखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। तो रिसर्च मेथड जब वो करते हैं तो पूरा क्रिटिकली अच्छे से एग्जामिन करते हैं, कोई भी हिस्टोरिकल सोर्स हो उसको अच्छे से एग्जामिन करेंगे, और फिर राइटिंग दस हिस्टोरिकल नरेटिव, अच्छे से एग्जामिन करने के बाद फिर उसको हिस्टोरिकली नरेटिव अच्छे से वर्णन करते हुए फिर वो लोग लिखते हैं। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। मतलब क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव मतलब क्या होता है कि पूरा प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, पूरा अच्छे से क्रिटिकल, ठीक है, पूरा अच्छे से एग्जामिन करते हैं, उसे हम हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। अब हिस्टोरियन जो होते हैं वो हर हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। वो अपने जो नरेटिव जब वो लिखते हैं तो उसमें हर एक पास्ट का वो नहीं डालते हैं। हर एक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट बाय हिस्टोरियन ऑफ्टन डिपेंड ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। सारी चीज़ें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर होती हैं, स्टाइल ऑफ राइटिंग के ऊपर होती हैं कि उस टाइम पे क्या राइटिंग थी, तो भाई उस टाइम पे ये कौन सा कॉइन है, कौन से शेप का है, तो फिर ये कौन से राजा के टाइम का हुआ, पूरा अच्छे से फ्रेमवर्क के साथ ही चीज़ें होती हैं। ट्रेडिशन में हम लोग ट्रेडिशन राइटिंग में हम देखें तो जो ट्रेडिशन हिस्टोरिकल नरेटिव थे, that is a historiography was not a prevalent in the ancient society of the world, कि पहले के सोसाइटी के वर्ल्ड के कैसे होते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं आती। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं तो पुराने ज़माने में जैसे कि मैंने सॉन्ग का आपको बोला, तो सॉन्ग हो गया, स्टोरी हो गई कि अपना मतलब माउथ वे में ऐसे बोलते थे, फिर सिंगिंग सॉन्ग हो गया, बलैड हो गया, तो ऐसे मतलब सिंपल है कि ट्रेडिशन में क्या होता था कि आप माइथोलॉजी हो गए, लोगों ने एक दूसरे को बोला, फिर वो तीसरे को बोला, फिर वो चौथे को बोला, ऐसी परंपरा चले आए, फिर वो हिस्ट्री बन गई। ठीक है, लेकिन ये ट्रेडिशन था, इसमें दम नहीं था। बोलते ना, दम मतलब कि पूरा प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, कंसेप्चुअल के साथ, पूरा साइंटिफिकली, ऐसा कुछ यहाँ हिस्टोरिकल में देखने को नहीं मिलता। ये पेंटिंग हो गई, गुफाएं हो गई, ये स्टोरी किसी ने लिखा, स्टोरी किसी ने बताया, सिंगिंग सॉन्ग हो गए, बलैड हो गए, ये सारे दिस ट्रेडिशनल मेल आर लुक अपॉन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। और ये सारी ट्रेडिशन वे में, जैसे कि कोई गुफा देखी हमने तो हमें लगता है कि बाबा गुफा में तो पहले ज़माने में लोग रहते थे, तो मतलब कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। पेंटिंग हो गई ऐसा, लेकिन अब मॉडर्न हिस्टोग्राफी में कुछ थोड़ा अलग है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ चेंजेस हैं यहाँ पे। और मॉडर्न में क्या चेंजेस होते हैं, तो देखो मॉडर्न में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहला चेंजेस तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूज़ करने लगे लोग, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करने लगे। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन अगर वो बनाते हैं तो उसमें साइंटिफिकल चीज़ें यूज ज़रूर होती हैं।
दूसरी चीज़, दिस क्वेश्चन आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, इसका मतलब होता है कि दिस क्वेश्चन आर अबाउट डिड ऑफ द मेंबर ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी, कि उस समय उस मेंबर ऑफ एंशिएंट जब लोग थे पुराने तो उनकी सोसाइटी कैसी थी, फिर पर्टिकुलर पीरियड कि वो कौन से टाइम पे रहते थे, और फिर हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन डिड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हिस्ट्री ये नहीं सजेस्ट करती, हिस्ट्री में ये नहीं बताया जा रहा है कि डिवाइन एक अलग चीज़ होती है, ह्यूमन नीड अलग चीज़ होती है। ह्यूमन नीड मतलब कि ह्यूमन बीइंग अलग थी, और माइथोलॉजी में वो डिवाइन चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए यहाँ पे इनको अलग कर दिया गया है। मॉडर्न में एक और चीज़ है कि आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस, कि अगर आपके पास प्रूफ है तब फिर आपने जो क्वेश्चन किया, अगर उस क्वेश्चन का आंसर के साथ आपके प्रूफ है तो फिर आप वो हिस्ट्री में प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, उसमें बता सकते हो, और इससे क्या होगा कि जो भी पास्ट में हुआ उसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास एविडेंस है। इट इज़ सैड, जैसे कि मैंने पहले बोला ना कि अभी मॉडर्न में जैसे कि अभी करंट सिचुएशन में कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो अभी 3090 में अगर कोई पढ़ रहा होगा हिस्ट्री तो उसके बुक में कोरोना का लिखा होगा, तो फिर ऐसे लोग थे, ऐसे मास्क पहनते थे, फिर ऑनलाइन वे में आने का पहले लोग ऑनलाइन नहीं आते थे, पैसे का ट्रांजेक्शन्स नहीं करते थे, फिर जैसे ही कोरोना आया तो सब अपना ऑनलाइन सीख गए और अपने आप उनकी हैबिट बनी हुई वो लोग करने लगे। ऑफकोर्स ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, समझ में आ रही ये चीज़ें। तो ऐसे ही यहाँ पे एविडेंस भी है, ठीक है, कोई ना कोई एविडेंस बना रहा होगा, लिख रहा होगा। It is said that modern historiography with above characteristic has its root in the ancient Greek historical writing. History is originally a Greek term. History एक Greek term होता है. Herodotus, the Greek historian of a 5th century BCE, used it first for his book entitled The Histories. उन्होंने पहली बार अपनी बुक में हिस्ट्रीज लिखा था। अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। हिस्ट्री को लेके यूरोप और हिस्टोग्राफी में क्या क्या चीज़ें हुई। टिल द 18th century CE, यूरोप हैड अचीव रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी एंड साइंस। देखो, जब 18th सेंचुरी चल रही थी तो हमारा भारत में तो अलग ही था, है ना, अलग ही सीन था, लेकिन उस टाइम पे जो यूरोप था बहुत प्रोग्रेस करके बैठा था, वो फिलोसॉफी और साइंस के मामले में बहुत आगे हो चुका था, और स्कॉलर बाय देन हैड कम टू बिलीव इन पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मैथड। वो लोग सोशल और हिस्टोरिकल ट्रूथ मतलब कि पूरा अगर ऐतिहासिक में सच्चाई है तो पूरा साइंटिफिक मेथड में वो लोग अप्लाई करना सीख गए थे। यहाँ पे हमारे टाइम में हम लोग उतना कुछ भी नहीं सीखे थे, ठीक है, और वो इतने आगे बढ़ गए थे कि वो ये सारी चीज़ें सीख गए थे, ऑलरेडी सीख गए थे। And now philosophical discussion focus more and more on objective in history and historiography. बहुत सारे लोग हिस्ट्री और हिस्टोग्राफी के ऊपर फोकस किए हुए हैं। 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि यूरोपियन जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में were interested only in the philosophical discovery revolving around divine phenomena. अब डिवाइन फेनोमेना के ऊपर, डिवाइन के माइथोलॉजी जो चीज़ें होती हैं जो माउथ में बोली जाती हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस किया गया। हाउएवर ग्रेजुअली दिस सिनारियो बिगिन टू चेंज, और फिर उसको चेंज किया गया, जैसे कि 1737 में CE द गोटिंजेन यूनिवर्सिटी में क्या जर्मनी में है ये यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी में पहली बार इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का बनाया गया, मतलब कि सेपरेटली हिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट बनाया गया। एंड लेटर द अदर जर्मन यूनिवर्सिटी आल्सो बिकम सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी, और फिर बाकी सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी वो सभी यूनिवर्सिटी ने डिपार्टमेंट एक हिस्ट्री के लिए बना के रखा जो कि इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेवलपमेंट में ये ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव यूरोप एंड हिस्टोग्राफी में देखा कि हमारा कंट्री उस टाइम पे इतना प्रोग्रेस नहीं था, और यहाँ पे 18th सेंचुरी में ही जो यूरोप था वो फिलोसॉफी एंड फील्ड ऑफ फिलोसॉफी एंड साइंस में बहुत प्रोग्रेस कर रहा था, और बहुत सारे जो, और वहाँ पे इंडिपेंडेंस एक हिस्ट्री के लिए एक अलग ही यूनिवर्सिटी में एक अलग ही इंडिपेंडेंटली स्टडी करने के लिए पूरा अच्छे से डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री बनाया गया।
और फिर बाकी जर्मन में हर जगह ये कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताती हूँ नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में। अब ये सभी ज़्यादातर तो यहाँ पे फ्रेंच वाले ही हैं और वो अपने अपने व्यू देते हैं। उनके कुछ अलग ही उनके खुद के कुछ कंट्रीब्यूशंस है जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशंस दिया हिस्ट्री को लेकर। तो रेने डिस्कार्टेस बोलते हैं Rene Descartes was the foremost among scholars who, instead of verifying the reliability of historical document by critically examining them, तो यहाँ पे ये जो रेने डिस्कार्ट्स हैं ये क्या बोलते हैं कि ये बिलीफ रखते हैं। किन चीज़ों में बिलीफ रखते हैं? ये बोलते हैं कि जो रिलायबिलिटी मतलब कि जो रियल में था उसका वेरीफाई करके वो हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स में आना चाहिए। आप क्रिटिकली एनालिसिस करते हो, दैट इज़ गुड, बट जो रिलायबल है आपको उसको लेना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मनगढ़ंत कहानी आपको नहीं बनानी है। और इसीलिए उन्होंने अपनी डिस्कोर्स, जो उनकी बुक है डिस्कोर्स ऑन द मेथड, इसमें उन्होंने अच्छे से बताया है और साइंटिफिक मेथड के बारे में बताया कि साइंटिफिक रिसर्च मेथड का हमें यूज करना चाहिए और नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल अराउंड अबाउट ऑफ डाउट। ये बोलते हैं कि जब तक आपके मन के डाउट पूरे क्लियर नहीं हो जाते तब तक आप उस डॉक्यूमेंट, पूरा डाउट क्लियर हो गया, सारी चीज़ें हो गई, वेरीफाई आपने कर लिया, देन आप हिस्ट्री में उसे डाल सकते हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी थिंग्स हो, ठीक है। अब वोल्टेयर की बात करें तो 1694 70-78 तक इनका जीवन रहा और ये बताते हैं, ये एक फ्रेंच हैं, ठीक है, फ्रेंच के थे ये, फ्रांसकोइस मैरे ऑरोट। तो ये एक फ्रेंच के थे और ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा वाज आल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इन हिस्टोग्राफी। ये कहते हैं कि जब आप हिस्टोग्राफी करते हो, हिस्ट्री लिखने जाते हो, तो भाई आपको ना, जब आप कोई भी अगर चीज़ आपको मिल रही है तो जब उस पर स्टडी आप करते हो ना, तो आपको उस टाइम का इकोनॉमी कैसा रहा होगा, ट्रेड कैसे कर रहे होंगे लोग, ट्रेडिशंस कैसे थे, लोग कैसे थे, सोशल ट्रेडिशंस कैसा था, एग्रीकल्चर कैसा था, ये सारी चीज़ों को इक्वली इम्पॉर्टेंट दो। इन पे भी पूरा अच्छे से एनालिसिस करो अगर आपको कोई एविडेंस मिलता है तो। और फिर उस पर स्टडी करने के बाद ही क्या वो ह्यूमन लाइफ के एक्सपेक्ट से रिलेट करता था, इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद में आपको हिस्ट्री में लिखना है, ऐसा ये बोलते हैं। वोल्टेयर को फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी भी बोला गया बिकॉज कि मॉडर्न वे में इनका सोचना था, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो वो हैं जॉर्ज विल्हेम फ्रीडरिच हेगेल, जो कि 70 से लेके 80-31 इनका जीवन काल था। और ये क्या बोलते हैं कि हेगेल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर। ये हेगेल कौन थे? ये एक जर्मन फिलोसोफर थे और इन्होंने बताया कि जो हिस्टोरिकल रियलिटी होती है वो लॉजिकल मैनर में होनी चाहिए, हमें लॉजिकल मैनर में करना चाहिए। जो एक टाइमलाइन होता है उसके हिसाब से हमें अच्छे से प्रोग्रेसिव वे में दिखाना चाहिए। टाइमलाइन मतलब कि जैसे कि अशोक का टाइम, फिर अशोक के बच्चे, फिर उसके बच्चे के बच्चे, फिर बच्चे के बच्चे, पूरा एकदम लाइन से आपको बताना है, ठीक है। देन यहाँ पे एक नेक्स्ट आते हैं जो जॉर्ज विलेगन है, वो बोलते हैं कि आपके पास एविडेंस होना मस्ट है। आप टाइमलाइन में करो बेटर है, लेकिन आपको एविडेंस होना भी मस्ट है। और हेगेल philosophy many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality though they differed from scientific method। ये बोलते हैं कि साइंटिफिक मेथड में जो क्वालिटी है वो ट्रेडिशन मेथड में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि जो साइंटिफिक मेथड का जब हम यूज़ करते हैं तो पूरा अच्छे से उसमें कोई उसमें क्वालिटी रहती है, ठीक है। और द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर एंड आर्टिकल, उनके कुछ लेक्चर्स थे, उन्होंने कुछ आर्टिकल्स भी दिए हैं इसके ऊपर। और वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, और दूसरी बुक उन्होंने लिखी थी रीजन इन हिस्ट्री। और इस पे उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि
क्वालिटी ऑफ कि आप किस तरीके से क्वालिटी वे में आप लिखो, ठीक है, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके। और इट इज़ गुड टू नो दिस, उन्होंने हीगल ने एक अपनी बात यहाँ पे रखी और उन्होंने बोला कि आप कोई भी चीज़ को दो पर्सपेक्टिव में लेके चलो, अच्छा है, बुरा है, ट्रू, सही है, गलत है, ठीक है, और इन दोनों पर्सपेक्टिव को लेके चलो। जब आप मेथड को एनालिसिस करते हो जो कि अपोजिट में होता है, उसे हम डायलेक्टिक बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, डायलेक्टिक बोलते हैं। और इन दिस मेथड में क्या रहता है कि शुरुआत में इसे हम थेसिस बोलते हैं और कुछ कॉन्ट्रेडिक्टरी कंथेसिस करने के बाद इसे एंथेसिस बोला जाता है, और फिर आफ्टर थ्रू लॉजिकल डिस्कशन के बाद में इसे सिंथेसिस बोला जाता है। जब वो पूरा लॉजिकल वे में सारी चीज़ें आ गई, समझ में आ गया, तो वो सिंथेसिस हो जाता है। ऐसा इन्होंने लिखा था। देन अब यहाँ पे बात करते हैं लियोपोल्ड के बारे में। लियोपोल्ड वन रैंके, जब इन्होंने क्या कहने की कोशिश की, तो देखिए लियोपोल्ड रैंके जो है बर्लिन यूनिवर्सिटी से हैं और ये बताती हैं क्रिटिकल मेथड के बारे में कि हिस्टोरिकल रिसर्च में क्रिटिकल मेथड का कितना इम्पोर्टेंस है। वही उन्होंने एम्फेसिस किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन गैदर करते हो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विथ हिस्टोरिकल इवेंट, कि अतीत में वो रिलेट करना चाहिए, हिस्टोरिकल इवेंट से मिलना जुलना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए इस मेथड में जब हम करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम क्रिटिकल मेथड का यूज़ करते हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हिस्टोरिकल ट्रूथ, उसमें हिस्टोरिकल सच्चाई नज़र आनी चाहिए। आप कोई भी इमेजिनरी की आपने इमेजिनेटिव नरेशंस आपको हिस्ट्री में नहीं डालना है, ठीक है। और वो क्रिटिसाइज़ करती हैं कि जैसे कि ये एक राजा था, एक रानी थी, फिर उनकी हो गई ख़त्म कहानी। तो ऐसे खुद से आपको बोलना नहीं है। आपके पास वो अगर डॉक्यूमेंट है, रिलेवेंट है, तब आप बोलो, नहीं इमेजिनरी आप कुछ भी ऐसा मत बनाओ। और हिस्ट्री में इमेजिनरी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल इज़ पब्लिशिंग इन 2 बुक, उन्होंने 2 बुक पब्लिश किया थे, द थ्योरी प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इन दोनों में इन्होंने अपनी बातों को बहुत अच्छे से बताया है। अब ये हमारे भाई साहब जो कि जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, इनको तो सब लोग जानते हैं, इकोनॉमिस्ट के भी भाई ये हैं। अब 19th सेंचुरी में स्कूल में उन्होंने अपने कुछ व्यू पॉइंट दिए थे कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के हिसाब से कि हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब कि कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हिस्ट्री, इतिहास एक मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है। वो एक क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप बाय फंडामेंटल नीड ऑफ पीपल, लोगों के फंडामेंटल नीड कि लोगों को क्या चाहिए, और अच्छा रिलेशंस, ऑनरशिप, और वेल नेचर ऑफ प्रेवलेंट मीन प्रोडक्शन मीन दोज। इनका कहना है कि देखिए 3 क्लास होती है अपने ह्यूमन बींग में। मिडिल क्लास, पहला तो लोअर क्लास, ठीक है, एक होता है लोअर क्लास, फिर दूसरा होता है मिडिल क्लास, और फिर तीसरा होता है रिच, है ना, हाई क्लास। अब जो अमीर होते हैं वो क्या करते हैं, इनको दबाते हैं, ठीक है, और ये इनको दबाते हैं। अब ये दब रहे हैं और ये ऊपर हो रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर हो रहे हैं और ये दब रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये बोलते हैं कि प्रोडक्शन मीट दोज नीड, कि सोसाइटी में ना जो इक्वलिटी नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती इक्वलिटी, तो ये बोलते हैं कि इनइक्वलिटी रहती है, और उसका रीज़न यही होता है कि यहाँ पे डिविजन्स होते हैं, सोसाइटी के जो डिविजन्स हैं उसकी वजह से, और उसकी वजह से जो लोअर लेवल की ये जो सोसाइटी है ये स्ट्रगल करती है। हिस्ट्री में हमेशा ये स्ट्रगल करती है। सो क्लास दैट ओन द मीन प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट रेस्ट द क्लास, उनको जो नीचे का रहता है उनको रेस्ट नहीं मिलता है, इनका एक्सप्लॉइट ही होता है, हमेशा इनका यूज़ ही किया जाता है लोअर लेवल का। हाई लेवल वाला तो हमेशा खुशी रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स हैं वो बताते हैं कि तो दास कैपिटल उनकी एक बुक है, उस बुक में उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और पूरे वर्ल्ड में फेमस बुक है ये, आप भी उसे रीड कर सकते हैं। एनएल स्कूल
एक ऐसा स्कूल है कि 20th सेंचुरी का है ये, और नई स्कूल है, और हिस्टोग्राफी अरोज इन फ्रांस की है ये स्कूल। और उन्होंने हिस्ट्री के लिए कुछ उन्होंने कहा है, उन्होंने हिस्ट्री के लिए एक नया ही डायरेक्शन दे दिया है। ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल इवेंट होते हैं, राजा हो गए, ग्रेट लीडर हो गए, अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स हो गए, डिप्लोमेसी हो गए, युद्ध हो गया, वार, क्लाइमेट, तो ये बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में डालते हो, अच्छी बात है। साथ ही में आपको क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन मीन ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीज़न और कलेक्टिव साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों को भी ना आप हिस्टोरिकल टाइम में डालो, हिस्टोरिकल में इन सारी चीज़ों को भी आप डालो, ऐसा ये बोलते हैं, एनएल स्कूल वाले कहते हैं, ठीक है। देन फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। अब फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी को लेकर यहाँ पे कुछ फीमेल्स थी, औरतें थी, उन्होंने बोला कि जो हिस्ट्री होती है, वो जो हिस्टोग्राफी है वो हमेशा और मेन लोगों के ही पर्सपेक्टिव से बन रही है, ठीक है। उस हिस्ट्री में हमेशा आदमी लोगों को ही दिखाया जा रहा है, औरतों को भी दिखाओ, ठीक है। तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स क्या, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ वुमन, कि वुमेंस के लिए भी भाई यहाँ पे कुछ करो, वुमेंस के लिए भी यहाँ पे लिखो। तो फिर देखो झांसी की रानी बाई हो गई, बहुत अलग अलग वुमेंस के बारे में हिस्ट्री में फिर बुक में लिखना शुरू हो गया, ठीक है। और ये जो फेमिनिस्ट थी वो कौन, ये फ्रेंच से बिलोंग करती थी। ये फेमिनिस्ट कौन थे, ये फ्रेंच से बिलोंग करती थी। इनका नाम था सिमोन दे बियोर। सिमोन दे बियोर ये लेडीज़ हैं और ये फ्रेंच से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने ही हिस्ट्री की किताबों में वुमेंस का कुछ, वुमेंस भी बहुत अच्छा रोल प्ले की हैं, उनको भी हिस्ट्री में डालो आप, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने, उनकी रीथिंकिंग थी और थोड़ा ये क्रिटिसाइज़ करती थी कि वो जो वुमेन्स हैं उनको भी राइट है कि भाई वो भी हिस्टोरिकल रिसर्च में फोकस करें, वो भी डेप्थ में जाएं, है ना। तो और साथ ही में उन्होंने वुमेन लाइफ में जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया उनका, फिर उनके जो रोल हैं ट्रेड यूनियन के, इंस्टीट्यूशंस में, वर्क फॉर देयर कॉज, देयर फैमिली, वो फैमिली के लिए जो करती हैं, उस सारी चीज़ों को भी आप हिस्ट्री में डालो। और आफ्टर 1990 के बाद फिर वो हिस्ट्री में डालना चालू हो गया। उनका कहना था कि इंडिपेंडेंस, मतलब हमको भी इंडिपेंडेंस सोशल क्लास में मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने भी फिर चालू हुआ। अब जैसे कि मैंने इनकी तो पहले ही सब शुरुआत में ही बता दिया था कि माइकल फैकल्ट जो हैं ये फ्रेंच के हैं, और 20वीं सेंचुरी में ही इन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी बुक एक लिखी है जो कि आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है। आर्कियोलॉजी का मतलब ही होता है जैसे कि किले हो गए, जैसे कि ताजमहल हो गया। तो इनका कहना है कि आप ये आर्ग्यू कर रहे हैं एक्चुअली में, और ये कहते हैं कि जो अरेंज करिए आप, जो हिस्टोरिकल इवेंट के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप जो अरेंज करते हैं वो आपका इतना सही नहीं रहता है, इसीलिए आप इसको क्या करो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मत करो, ठीक है। तो आर्कियो डज नॉट स्ट्राइव, आर्कियो जो आर्कियोलॉजिस्ट चीज़ें होती हैं वो इसमें स्ट्राइव नहीं होती हैं, है ना। रिच अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ में इतना खास नहीं रोल प्ले कर पाती बिकॉज की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की वजह से। और ये बहुत सारे वेरियस ट्रांजिशंस हुए हैं पास्ट में, और इसीलिए ये कहते हैं कि और आप ना मतलब इनका कहना है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मत करो भाई, नहीं तो वो आर्कियोलॉजिकल प्रूव नहीं हो पाता है। और उन्होंने अपनी एक किताब आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इसमें उन्होंने बहुत सारी मेथड्स बताए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, ठीक है। फिर फोकल सब्जेक्ट सो फार एक्नॉलेज बाय एरिया हिस्टोरियंस सच एज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइंस ऑफ मेडिसिन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा टू हिस्टोरिकल एनालिसिस। तो ये हिस्टोरिकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर वहाँ पे ये डेट को था और ये बना इस डेट को, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है।
तो हमने इस लेसन में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की और आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, फिल्म एंड टेलीविज़न एक्सेट्रा बहुत सारी प्रैक्टिसेस चीज़ें, सारी चीज़ें हिस्टोग्राफी में आती हैं। हिस्टोग्राफी का सिंपल मीनिंग है हिस्ट्री को एनालिसिस करो, क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद एविडेंस के साथ में जब आपको वो चीज़ डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है जो ट्रूथ है, फिर आप उसे साइंटिफिक मेथड में जब ट्रूथ के साथ आप वो कर लेते हो तो फिर उसे आप हिस्ट्री में डाल देते हो। ठीक है, ऐसे ही कोई मनगढ़ंत चीज़ें आप हिस्ट्री में नहीं डाल सकते। तो हमने डिस्कस किया हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, लेसन तो पूरा याद ही हो गया होगा कि कौन से किसने क्या क्या कहा, क्या क्या चीज़ें होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, हमारे जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिए।